हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द आयुर्वेदा चैनल। सो आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो होगा मेद धातु। आप सब जानते हैं प्रीवियसली हम धातु के वीडियोस अपलोड कर रहे हैं। सो हमारे रस, रक्त, मांस धातु अपलोड हो चुके हैं। सो अब हमारा जो फोर्थ धातु होता है वो होता है मेद धातु। सो मैं नॉर्मल इंट्रोडक्शन बता चुकी हूँ। धातु कितने प्रकार की होती हैं? 7 प्रकार की। रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र। मेद धातु जो होता है 4th नंबर का धातु है। सो लाइक हमने प्रीवियसली जैसे डिस्कस किया है डिटेल वीडियो, ये वीडियो भी पूरा डिटेल होने वाला है, तो इसको एंड तक जरूर देखिएगा। सो लेट्स बिगिन। तो पहला पॉइंट हम डिस्कस करते हैं जो होता है किसी भी धातु की उत्पत्ति। वो उत्पत्ति कैसे होती है? मैंने आप सभी को क्रम भी बताया है कि रसाद रक्तम ततो मांसान, मांसान मेद अस्थेन च, अस्थेनो मज्जा तथा शुक्रम, शुक्रत उद्गर्भ प्रजायते। ओके, सो लाइक रस से रक्त की, रक्त से मेद, मांस की, मांस से मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र, इसी क्रम में उसकी उत्पत्ति होती है। सो किसी भी धातु की उत्पत्ति के लिए उसका जो पहला धातु, उसके पूर्व का जो धातु होता है उसको अच्छी मात्रा में क्वांटिटी उसकी जो शुद्ध होनी चाहिए, अच्छी होनी चाहिए, तभी ही आगे की धातु में वो अच्छी बनेगी। ओके, सो मांसान मेद प्रजायते, लाइक ये जो श्लोका का वर्ड है, मांस धातु से मेद की उत्पत्ति है। मांस में जो उपस्थित जो मेद का जो संधर्मी अंश होता है, उस पर जो मेदा अग्नि का पाक क्रिया होता है, उसी के प्रसाद अंश से कुछ होता है मेद धातु उत्पत्ति होती है। ओके, तो ये उत्पत्ति हो गया। अब हम बढ़ते हैं अपने सेकंड पॉइंट पे जो है हमारा पर्याय। किसी भी धातु का पर्याय वेरी इंपॉर्टेंट, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया, सभी धातुओं के पर्याय इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो मेद का पर्याय है मांस, तेज, अस्थिकृत, वपा एंड वसा। ओके, सो ये सब पर्याय हैं। अब हम पढ़ते हैं आगे थर्ड पॉइंट पे जो है उसके पंचभौतिक संगठन। किसी भी धातु के पंचभौतिक संगठन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमें ये पता होना चाहिए कि कौन से धातु में कौन से महाभूत की अधिकता होती है, जिसके कारण वो किस रूप में होता है। तो उसके मेद धातु के पंचभौतिक संगठन ने बताया है मेदो जल पृथ्वीयत कम, मतलब मेद में जो होता है जल और पृथ्वी महाभूत की अधिकता होती है। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट पे, मेद धातु का कार्य। मेद धातु के कार्य में कुछ श्लोका ऐसा है सुश्रुत का, मेदा स्नेह स्वेदो दृढ़त्वम पुष्टिम अस्थ्यानाम च। मेद शरीर में स्निग्धता उत्पन्न करता है। वो श्वेद मेद जो होता है शरीर में स्निग्धता उत्पन्न करता है, स्वेद को उत्पन्न करता है और शरीर को दृढ़ बना के रखता है, जिस और अस्थियों की पुष्टि करता है। अस्थि की पुष्टि कैसे? क्योंकि मेद जब धातु से ही अस्थि धातु की उत्पत्ति होती है, तो वो अस्थि की जो होता है पुष्टि करता है। मेद जो होता है शरीर में ताप उत्पत्ति और ऊर्जा की प्राप्ति का प्रमुख साधन बताया गया है। मेद धातु का शरीर में कितना परिमाण है? लाइक हमने सारी धातुओं के परिमाण पढ़ा है, उसी प्रकार मेद धातु का परिमाण कितना बताया है? 2 अंजलि मेदसा। शरीर में मेद धातु जो होता है वो 2 अंजलि परिमाण में होता है। ओके, तो 2 अंजलि मेदसा, 2 अंजलि प्रमाण होता है मेद धातु। नाउ अब हम आगे बढ़ते हैं उसके सार पुरुष के लक्षण। जैसे कि मैं प्रीवियसली बता चुकी हूँ, मैं हर वीडियो में ये बोलती हूँ कि सारे ही धातु के सार पुरुष इक्वली उतने इम्पॉर्टेंट हैं और जिससे हम मार्क्स गेन कर सकें। लाइक आप सभी को पता है मेद धातु और कोई धातु वो एग्जाम में यूनिवर्सिटी पेपर में 15 मार्क्स में आती है, तो उसके सार पुरुष के लक्षण भी कवर करना बहुत इंपॉर्टेंट है। सो अब हम बढ़ते हैं मेद सार पुरुष के लक्षण की तरफ। तो श्लोका आप लोग पढ़ते हैं, वर्ण, स्वर, नेत्र, केश, लोम, नख, दंत, ओष्ठ, मूत्र, पुरीशेषु विशेषता स्नेहो मेद सारणाम सा सारता वित्त ऐश्वर्य सुख उपभोगा प्रसादन्य ऊर्जवम सुकुमार उपचारताम चाचष्टे। मेद सार पुरुष के वर्ण कैसे होते हैं? वर्ण, स्वर, नेत्र, केश, रोम, नख, दंत, ओष्ठ, मूत्र और पुरीश, ये सब स्निग्ध होते हैं। धन, ऐश्वर्य एवं सुखों का उपभोग, दानशीलता होते हैं, सुकुमारता होते हैं और वे स्वभाव मेद सार होने का सूचक बताया गया है। ओके, सो ये था हमारा मेद सार पुरुष का लक्षण। नाउ अब हम देखते हैं क्षय वृद्धि के लक्षण। क्षय वृद्धि के लक्षण भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सो पहले हम देखते हैं मेद क्षय के लक्षण क्या होता है। सो मैं श्लोका पढ़ रही हूँ, देन मैं आप सभी को हिंदी बताने वाली हूँ। तो संधि नाम स्फुटेनम ग्लानि रोक्षयोरायम एवं च लक्षणम मेदसी क्षीणे तंतु
उदरस्य च। शरीर में जब मेद धातु का क्षय होने के कारण संधियों में स्फुटन होता है, मतलब टूटने, ऐसा लगता है पेन, जैसा एक बोन टूटने पे जितनी पीड़ा होती है वैसे मेद क्षय के लक्षण में स्फुटन होता है, टूटने की तरह पीड़ा होती है, शून्यता प्रतीत होता है, ऐसा लगता है शून्यता प्रतीत होता है। नेत्र में ग्लानि उत्पन्न होती है, प्लीहा की वृद्धि होती है, शरीर में रुक्षता बढ़ जाती है। हमने उसके कार्य में पढ़ा है मेधा स्नेहो स्वेदो, मतलब वो शरीर में स्निग्धता प्रदान करता है। अगर उसका शरीर में क्षय हो जाएगा सामान्य मात्रा में तो शरीर में रुक्षता बढ़ जाएगी। स्निग्ध पदार्थों के अभाव के कारण क्या होगा, उदर में एवं शरीर कृश हो जाता है। अब शरीर में मेद धातु एकदम क्षय हो गया, शरीर रूक्ष हो जाती है, जिसके वजह से स्निग्धता की कमी आने के कारण शरीर एकदम रूक्ष और कृश हो जाता है, दुर्बल हो जाता है मनुष्य, और स्निग्ध पदार्थ के सेवन की इच्छा बढ़ जाती है। अगर उसके शरीर में रूक्षता बढ़ रही है सो ही और शी विल फील लाइक उसको स्निग्ध पदार्थ का सेवन करना है। तो ये था मेद क्षय के लक्षण। नाउ यहाँ पे एक पॉइंट और मेंशन किया है कि कृशता अंग के क्या लक्षण है। जब शरीर में मेद क्षय होता है तो मेनली क्या होता है, कृशता हो जाती है शरीर में मेद के क्षय से। तो उसके क्या लक्षण है, उसके पेट, गर्दन, शरीर एकदम शुष्क हो जाएगा, धमनियों का जाल जो होता है फैले हुए ऊपर से दिखाएंगे। जैसे आपने देखा है कोई भी एक पतला व्यक्ति होता है उसके हाथ में, पैर में, हर जगह उसके वेन्स उभरी हुई दिखाई देती हैं। तो उसी प्रकार धमनियों के जाल जो होते हैं फैली हुई दिखाई देती हैं, जिनके शरीर के त्वचा और अस्थि मात्र में शरीर पर जो होता है एकदम ऊपर से ही संधियां दिखाई पड़ती हैं। मतलब कोई भी एकदम दुर्बल व्यक्ति है उसकी आप हड्डियां देखेंगे ऊपर से ही बिल्कुल फील होता है, दिखने लगता है, वो कृशता वाले व्यक्ति में होता है, वह पुरुष को अति कृश माना जाता है। ओके, तो कृशता के लक्षण ये बताया गया है। अगर व्यक्ति कृशता से जो होता है पीड़ित है तो उसके शरीर में जो होता है एकदम दुर्बल हो जाएगा, उसको कार्य करने में कोई शक्ति नहीं रहेगी, भूख प्यास बिल्कुल नहीं लगती उसमें, उठने बैठने में वो असमर्थ होता है, कोई भी कार्य करने में वो असमर्थ होता है। उस व्यक्ति में जो होता है वातज व्याधियां की पीड़िता अधिक रहता है। वो व्यक्ति श्वास, कास, क्षय, प्लीहा वृद्धि, अग्नि, मंद, रक्त, पित्त, अर्श, उदर ग्रहणी, इन सभी रोगों से वो पीड़ित रहता है। अत्यंत दुर्बल होने के कारण वो व्यक्ति के जो होता है रोग में, शरीर में अति रोग हो जाता है बहुत सारा, और व्यक्ति की जो होता है मृत्यु भी हो सकती है। अब मेद हमने कृशता के दोष पढ़ लिए, उसके लक्षण पढ़ लिए, बट कारण पढ़ना भी तो इम्पोर्टेंट है। तो अब हम बढ़ते हैं मेद क्षय के कारण। मेद क्षय के क्या कारण होते हैं, अगर कोई व्यक्ति रूक्ष, कसैला, अन्नपान का अधिक सेवन करता है, लंघन करता है, बहुत ज़्यादा ही मात्रा में भोजन बहुत ही कम करता है, बहुत ज़्यादा अधिक शारीरिक क्रिया, मतलब अपने भी शक्ति से ज़्यादा अधिक क्रिया करता है, वो कोई भी चीज़ का अतियोग करता है, अति व्यायाम, अति मैथुन, अति भय, अति क्रोध, अति चिंता, शोक, सब कुछ, अति निद्रा बिल्कुल नहीं करता है, वमन विरेचन के अति योग हो जाता है शरीर में, जिसके कारण उसको शरीर में रुक्षता हो जाती, मेद क्षय उत्पन्न हो जाता है। अब हम बढ़ते हैं मेद वृद्धि के लक्षण में। मेद वृद्धि के लक्षण में क्या था, मेद वृद्धि के लक्षण में शरीर में जो होता है स्नेह का अधिकांश जो होता है अधिक रूप में बढ़ जाता है, स्निग्धता बहुत ज़्यादा बढ़ने के कारण उदर, पार्श्व, स्तन्य आदि में जो होता है मेद एकत्रित तो हो जाता है, शरीर से दुर्गंध आने लगती है। अब कोई भी मेदस्वी व्यक्ति है उसके शरीर में जब स्वेटिंग होती है तो वो बहुत दुर्गंधित स्वेटिंग होती है, तो दुर्गंध अधिक आने लगती है, वो अल्प चेष्टा करता है, श्रम करने से उसको, थोड़ा सा कार्य करने से उसको थकान फील होता है, सांस फूलने लगती है। ऐसे व्यक्ति को अति स्थूल या अति मेदस्वी व्यक्ति कहा जाता है। तो ये अति वृद्धि के जो होता है लक्षण बताए गए हैं। अति स्थूल, जैसे कि हमने मेद क्षय में कृशता पढ़ा था, वो मेनली उसका लक्षण होता है, तो उसके हमने दोष पढ़े, उसके लक्षण। तो वैसे ही अगर मेदस्वी व्यक्ति है तो वो अति स्थूल हो जाएगा, तो उसके लक्षण भी पढ़ना इक्वली इम्पॉर्टेंट है। अगर कोई व्यक्ति अधिक मेदस्वी है तो उसमें क्या होता है, उसमें थोड़ा सा कार्य करने पे श्वास फूलने लगती है, तृष्णा, निद्रा, क्षुधा मतलब भूख अधिक बढ़ जाती है, शरीर से दुर्गंध आने लगती है, मेद और कफ बढ़ जाता है, जिसके वजह से शुक्र मार्ग अवरोध होने के कारण वो मैथुन में भी अयोग रहता है, और उसके शरीर में जो होता है प्रमेह, पीड़िका, ज्वर, भगंदर आदि रोग, वात विकारों में भी वो ग्रस्त रहता है और मृत्यु को प्राप्त करता है। तो अधिक ज़्यादा स्थूल या अधिक ज़्यादा कृश होना भी शरीर के लिए लाभदायक नहीं है, बहुत ही हानिकारक है। अति स्थूल व्यक्ति में
8 प्रकार के दोष बताए गए हैं। क्या क्या होता है? पहला, आयु में हीनता आती है, उसकी आयु घट जाती है, फुर्ती की नष्ट होती है, उसके शरीर में जो होता है फुर्ती, फिजिकल जो एक्टिव रहता है वो नष्ट हो जाता है, मैथुन क्रिया नष्ट हो जाती है, दुर्बल रहता है मनुष्य। दुर्बलता कैसे? मतलब दुर्बलता वैसे कृष वाला दुर्बलता नहीं, दुर्बलता मतलब कोई भी कार्य करने में असमर्थ वाला। शरीर से दुर्गंध अधिक आने लगती है, अधिक स्वेद उत्पन्न होता है, भूख अधिक लगती है, अधिक प्यास लगती है। तो ये 8 दोष बताया गया है अति स्थूल व्यक्ति में। अति स्थूल व्यक्ति का क्या कारण है? जैसे हमने अति कृष में भी उसके कारण पढ़े थे, उसी प्रकार अगर व्यक्ति भोजन में गुरु, मधु, शीतल, स्निग्ध और कफ कारक पदार्थों का अति योग का सेवन करता है, मैथुन नहीं करने से, व्यायाम नहीं करने से, दिवा स्वप्न करने से, नित्य प्रसन्न रहने से, किसी भी प्रकार का चिंता नहीं करने से, अधिक मधुर अन्य रस का सेवन करने से, बिल्कुल भी व्यायाम आदि नहीं करने से उसके जो होता है शरीर में मेद की वृद्धि हो जाती है। मेद व श्रोतस के दूषित होने का क्या कारण बताया? अगर व्यक्ति मेदस्वी हो गया और वो व्यायाम नहीं कर रहा, दिवस स्वप्न कर रहा है, मेद अन्न को बढ़ाने वाले अन्नपान का अधिक सेवन करता है, मदिरा का अधिक सेवन करता है, जिसके वजह से मेद व श्रोतस दूषित हो जाते हैं। सो ये था हमारा डिटेल मेद में सारे टॉपिक हमने कवर कर लिए हैं, लाइकवाइज सारे जो प्रीवियसली हमने धातु में कवर किए थे। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट ज़रूर करना, अपने फ्रेंड्स के साथ इसे ज़रूर शेयर करना जिससे उन्हें भी हेल्प हो। थैंक यू सो मच।